हेलो एवरीवन। आज हम मांग के अनाधिमान वक्र विश्लेषण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय का संबंध मांग के नियम से है। इससे पहले अर्थशास्त्रियों ने यूटिलिटी को कार्डिनल कॉन्सेप्ट माना था। उनका विचार था कि यूटिलिटी को गणनात्मक संख्याओं अर्थात कार्डिनल नंबर्स में हम व्यक्त कर सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो इसे, जो कि इसकी मापनीयता पर विश्वास करते हैं, इसका एक काल्पनिक यूनिट माना जिसे कि उन्होंने यूटिल्स नाम दिया। किंतु वास्तविक रूप में हम जानते हैं कि यूटिलिटी को इस प्रकार मापना संभव नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी एक मानसिक अनुभव है और यह सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक होता है। अर्थात किसी भी वस्तु के प्रति हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अनुभूति होती है, अलग यूटिलिटी का लेवल होता है। इसलिए हम आज अनाधिमान वक्र विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इस तकनीक का जो सबसे पहले यूज़ किया था वो थे एज़वर्थ। उन्होंने इसकी सहायता से परंतु मांग का विश्लेषण नहीं किया। एज़वर्थ के अतिरिक्त फिशर, पेरेटो आदि ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया, किंतु अनाधिमान वक्रों को अधिक विस्तृत रूप से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करने के लिए J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। अनाधिमान वक्रों के समर्थक यह मानते हैं कि तुष्टि गुण की केवल तुलना की जा सकती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि क्या एक वस्तु अथवा वस्तुओं के संयोग से किसी दूसरी वस्तु या दूसरी वस्तुओं के संयोग से संतुष्टि बराबर मिलती है, कम मिलती है या अधिक मिलती है। चूँकि एक अनाधिमान वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, वह उनमें उदासीन होता है अथवा तटस्थ होगा। अर्थात उसके लिए यह उदासीनता की बात होगी कि अनाधिमान वक्र पर स्थित कोई भी वस्तुओं का संयोग उसे मिल जाए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक अनाधिमान वक्र पर स्थित वस्तुओं के सभी संयोग उसके लिए समान रूप से वांछनीय अथवा समान अधिमान वाले होंगे, क्योंकि एक अनाधिमान वक्र पर स्थित वस्तुओं के सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए हम अनाधिमान वक्र को समसंतुष्टि वक्र या आइसो यूटिलिटी कर्व्स भी कहते हैं। अनाधिमान वक्रों को बनाने से पहले या उसकी प्रकृति समझने से पहले हमें अनाधिमान अनुसूचियों के बारे में जान लेना आवश्यक है। अनाधिमान अनुसूची उसे कहते हैं जब हम, जैसा कि इसमें बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, दो अनुसूचियां यहाँ पे हमने बनाई है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अनुसूची 1 में x और y दो वस्तुओं के संयोग हैं। इसी तरह अनुसूची 2 में भी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर x वस्तु की एक मात्रा और y वस्तु की 12 यूनिट दोनों मिलकर एक संतुष्टि का लेवल जो होता है वो उपभोक्ता को प्रदान कर रहा है। अगर उपभोक्ता चाहता है कि उसे वस्तु x की एक अतिरिक्त मात्रा उसे चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में उसे वस्तु y की मात्रा घटानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो एक वक्र पर जब वो जाएगा तो उस पर प्रत्येक संयोग उसे बराबर संतुष्टि
देंगे। अगर मात्रा y की ज़्यादा ही रह गई और y की मात्रा भी हमने बढ़ा दी तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो संतुष्टि का स्तर उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान्यता लेकर चल रहे हैं कि ज़्यादा यूनिट्स जो हैं उसे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती हैं उपभोक्ता को बनिस्बत कम यूनिट्स के। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर वो यूनिट x की एक और मात्रा बढ़ाकर 2 से 3 कर लेता है तो y की मात्रा उसे फिर घटानी पड़ेगी, 8 से 5 करना पड़ेगा। इसी तरह से x की मात्रा जिस तरह से वो बढ़ाएगा y की मात्रा घटती जाएगी। अगर इस अनुसूची को हम रेखा में बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर ये कर्व बना हुआ है हमने। ये हम देख रहे हैं x एक्सिस पर गुड x है, x एक्सिस पर गुड x है, y एक्सिस पर y वस्तु है जिसकी यूनिट्स को हमने नापा है। और जैसे जैसे हम x की मात्रा बढ़ा रहे हैं y की मात्रा को घटा रहे हैं। और जब हम इसे एक कर्व में बनाते हैं तो हम ये क्या देखते हैं कि हमें जो कर्व प्राप्त होता है वह अनधिमान वक्र कहलाता है। इसी प्रकार जब हम अनुसूची 2 का कर्व बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके संयोगों को जब हम बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो इसको यहाँ दर्शाया गया है कि ये IC2 बनेगा जो कि इससे ऊपर होगा। वक्र को सतत या कंटिन्यूअस बनाने का मतलब यह है कि वस्तु जो हमारी हैं वो पूर्णतः विभाज्य मानी गई हैं, तभी यह जो हमारा जो ये कर्व आ रहा है वो कंटिन्यूअस बनेगा। तो एक IC हमें नीचे प्राप्त हुआ था, अनुसूची 2 के अनुसार IC2 प्राप्त हुआ। तो जब हमारे पास इसी प्रकार कई कॉम्बिनेशंस होंगे, कई अनधिमान अनुसूचियाँ होंगी, तो इस तरह हम देखेंगे कि हर अनधिमान अनुसूची पहले वाले से ऊपर है, उससे भिन्न है। और इस तरह हमें IC1, IC2, IC3, IC4 डिफरेंट अनधिमान अनुसूची वक्र प्राप्त होते हैं। जब हमारे पास कई तरह के वक्र होते हैं तो उसे हम IC मैप या अनधिमान मानचित्र कहते हैं। अनधिमान वक्र की विशेषताएं या प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम जानें तो हम इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से पहली है कि अनधिमान वक्रों की जो ढाल है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अनधिमान वक्र की जो ढाल है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर है। इसका अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम इस तरह से रेखा बनाते हैं कि मान लो अनधिमान वक्र ऐसा हो, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि हर बार जब हम अगर अनधिमान वक्र की रेखा इस प्रकार की आएगी तो हम देखते हैं कि ये x की मात्रा बढ़ती जा रही है जबकि y की मात्रा वहीं पर कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में इसको हम अनधिमान वक्र इसलिए नहीं कहेंगे कि जब हम एक वस्तु की मात्रा घटाए बगैर दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं लगातार तो संतुष्टि का लेवल बढ़ता है। इसी प्रकार अगर हम इसको वर्टिकल बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी यही होगा कि y की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इस अनधिमान रेखा को इस प्रकार बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों वस्तुओं की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तो अनधिमान वक्र इसलिए इसमें से किसी प्रकार की नहीं होगी, वह हर हालत में बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। अनधिमान वक्र की दूसरी विशेषता जो है वो दूसरी विशेषता है कि अनधिमान वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। वो उत्तल इसलिए होते हैं कि अनधिमान वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की जो दर होगी वस्तुओं की वो घटती हुई होती है, इसलिए वक्र जो है मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। तीसरी विशेषता है अनधिमान वक्र की कि अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ IC1 और IC2 एक दूसरे को काटते हुए बनाए हैं, जिस पर 3 बिंदु हम लोगों ने विश्लेषण के लिए समझने के लिए लिया है। A बिंदु जो कि IC2 पर है, IC1 पर है B बिंदु, और C बिंदु उस जगह पर है जहाँ पर कि दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अभी क्या कहा कि एक अनधिमान वक्र पर की सभी बिंदु उसको समान संतुष्टि व्यक्ति को देते हैं, इसलिए इसको हम सम संतुष्टि कर्व भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, A बिंदु और C बिंदु दोनों IC2 पर है, तो ये दोनों ही बिंदु व्यक्ति को समान संतुष्टि देंगे। इसी प्रकार IC1 पर जो व्यक्ति होगा उसके लिए भी B और C बिंदु
हो जाएंगे तो दोनों ही बिंदु उसको समान संतुष्टि दे रहे हैं, दोनों पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि सी बिंदु IC2 पर भी है, IC1 पर भी है। तो यह बात जो है अनधिमान वक्र की विशेषता के अनुसार जो उसके डेफिनेशन हम लोगों ने बताया उसको सूट नहीं कर रहा है कि अनधिमान वक्र पर सभी बिंदु जो हैं वो समान संतुष्टि प्रदान नहीं करते हैं। जबकि IC2 ऊंचा है तो C बिंदु कैसे B बिंदु वाले को बराबर संतुष्टि प्रदान करेगा। अतः अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। इसी प्रकार अनधिमान वक्र की एक और विशेषता है ऊंचा IC यानी ऊंचा अनधिमान वक्र नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है। यह तो हम लोग देख रहे हैं रेखा के अनुसार कि जब IC2 में दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा होती है IC1 की अपेक्षा, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि जब ज़्यादा वस्तु की मात्रा यूनिट्स उसे मिलेगी तो उस व्यक्ति जो है ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक देखा अनधिमान वक्र किसे कहते हैं, अनधिमान वक्र की विशेषताएं क्या हैं, और अब हम देखेंगे कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता को संतुलन किस प्रकार प्राप्त होता है। संतुलन को जानने के लिए एक और बात इम्पॉर्टेंट है, वो है बजट लाइन यानी बजट रेखा। वो क्या है, जब व्यक्ति या उपभोक्ता किसी भी वस्तु को खरीदने जाता है तो उसके लिए उसे भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उसके पास सीमित मौद्रिक आय होती है। अतः इसके लिए खरीदारी की एक लिमिट हो जाती है। तो जो वो लिमिट है उसको हम बजट लाइन कहते हैं। जैसा कि इसमें इस रेखा में अब हम जब बात करेंगे संतुलन की तो हम लोग देखते हैं कि BL जो है उपभोक्ता का बजट लाइन है, अर्थात इसके ऊपर वो नहीं जा सकता है। OBL के बीच यहीं पर कहीं उपभोक्ता को अपनी संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसकी बजट लाइन में 2 IC हैं जो कि उसकी बजट लाइन के अंदर आती है। इसकी बजट लाइन के ऊपर जो IC3 और IC4 है उसको तो वो टच नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी सीमा से ऊपर की रेखा है। बजट लाइन IC1 को 2 जगह से क्रॉस कर रहा है और IC2 को स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ऊंचा IC नीचे IC की अपेक्षा ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो कोई भी विवेकशील उपभोक्ता या कंज्यूमर प्रेफर करेगा कि वह ऊंचे IC पर जो उसका बजट मिल रहा हो उस वस्तु का वो चयन करे। हम देखते हैं कि यहाँ पर Q बिंदु जो है जो कि IC2 को स्पर्श कर रहा है वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा और इस पर X की OM मात्रा और Y की ON मात्रा उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है। यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होता है और उसकी संतुष्टि अधिकतम उसे बजट लाइन के अनुसार प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता को जो ये संतुष्टि प्राप्त हुई उसके लिए इसमें कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता का एक दिया हुआ अनधिमान मानचित्र है, अर्थात मैप, उसको पता है कि हम कहाँ कहाँ वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। दूसरा, 2 वस्तुओं पर व्यय करने के लिए उसके पास एक निश्चित मुद्रा आय है जिसे कि उन्हें इन्हीं 2 वस्तुओं पर व्यय करना है। और तीसरी जो मान्यता हम लेकर चल रहे हैं कि 2 वस्तुओं की जो कीमत दी हुई है उन्हें वह बदल नहीं सकता है। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि अनधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है, अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इस अनुसूची की सहायता से अनधिमान वक्र को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।